तो नमस्कार भाइयों, एसएससी एकेडमी आप लोगों का स्वागत करती है। जैसा कि आज हम विद्युत धारा का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। किसका? विद्युत धारा का पार्ट 2। ठीक, तो इसमें क्या है जो हम पहली हेडिंग पढ़ेंगे? विद्युत परिपथ के बारे में। कौन सी हेडिंग? विद्युत परिपथ के बारे में। मान लिया जाए कि कोई तार है, हमने क्या किया? हमने उसमें लाइट प्रवाहित की। समझिए, पहले कोई तार है, हमने उसमें करंट प्रवाहित की, और करंट प्रवाहित करने के बाद हमने उसको क्या किया? बंद कर दिया। ऐसे ना, बंद कर दिया तो हम कहेंगे यह एक परिपथ बन गया। और इसी परिपथ को ही हम कौन सा परिपथ कहेंगे? विद्युत परिपथ कहेंगे। तो यदि हम परिभाषा देखें तो परिभाषा देखने के बाद देखते हैं क्या परिभाषा है कि विद्युत धारा के प्रवाह के प्रवाह के बंद मार्ग को ही विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, ऐसे मान लिया जाए, हमने क्या किया? बंद कर दिया उसे, तो बंद जो मार्ग हुआ यही हमारा क्या कहलाया? विद्युत परिपथ कहलाया। बात सुनिएगा एक, जैसे हम कहें कि उदाहरण देखें, जैसे हमने क्या क्या किया कि यह एक बैटरी लगाया। बैटरी में जो प्लस वाला होता है वह बड़ा होता है, और जो छोटा वाला होता है वह माइनस होता है। हमने क्या किया? बैटरी से धारा प्रवाहित हो रही है, मान लीजिए आई धारा बह रही है। अभी ये विद्युत परिपथ नहीं है। हमने क्या किया? इसको ऐसे ले गए, और इसको ले जाने के बाद हमने इसको बंद कर दिया। अब ये क्या हो गया? बंद हो गया। तो हम इसे क्या नाम देंगे? विद्युत परिपथ नाम देंगे। तो विद्युत परिपथ कहते किसे हैं? धारा के या विद्युत धारा के प्रवाह के बंद मार्ग को। देखो, धारा का प्रवाह का ऐसा मार्ग हो गया, इसका बंद मार्ग ही क्या कहलाता है? विद्युत परिपथ कहलाता है। ठीक, और विद्युत परिपथ में जो चीजें यूज की जाती हैं, जैसे यहां पर हमने क्या यूज किया है? बैटरी यूज किया है। तो विद्युत परिपथ में जो चीजें यूज की जाती हैं उसे क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ का अवयव कहते हैं। कोई पूछे विद्युत परिपथ का अवयव किसे कहते हैं? तो विद्युत धारा में जो चीजें यूज की जाती हैं। यदि हम कहें कि यही हम एक बल्ब लगा दे रहे हैं, हमने क्या किया? एक बल्ब लगा लिया, मान लिया जाए, तो हमने एक बल्ब लगा लिया, तो यह भी एक क्या हो गया? तो यह भी एक परिपथ का अवयव हो गया, एलिमेंट हो गया, सदस्य हो गया। ठीक, तो परिभाषा क्या है कि विद्युत धारा के प्रवाह के बंद मार्ग को ही क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। हम कई लाइट ऐसे बहात में से हमरे ऐसे होत बहास ऐसे आयस, हम का कर ऐसे बंद कैले, तो हम कहा ऐसे गए ऐसे होता है, तो हम कहा विद्युत धारा जो प्रवाह होत बा बंद घरे में होत बा, तो हम का भी कैसन परिपथ है? एक विद्युत परिपथ है। और विद्युत परिपथ में अगर हम जवन चीज लगाए रहब उहे का कहलाई? परिपथ का अवयव कहलाई। ठीक, एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक, अब इसके बाद जैसे यहां पर हम देख ले रहे हैं विद्युत परिपथ के कुछ अवयव दिए हैं। जैसे अवयव यही सब हैं, अवयव दिए हैं, इसके प्रतीक क्या क्या होते हैं। जैसे कोई पूछे सेल कैसा होता है, तो सेल के लिए क्या करेंगे? एक बड़ी पाई, बड़ा डंडा, एक छोटा डंडा। जो बड़ा डंडा होता है उसे प्लस कहते हैं, जो छोटा डंडा होता है उसे माइनस कहते हैं। तुम्हारा सेल के लिए क्या प्रतीक है? सेल का प्रतीक है एक बड़ा डंडा, एक छोटा डंडा। बड़े डंडे को प्लस, छोटे डंडे को माइनस। ठीक, फिर इसके बाद आया अगला अवयव जो इसमें लगता है, ठीक, जो इसमें प्रयोग किया जाता है कभी कभी, उसका नाम है बैटरी। बैटरी का प्रतीक क्या है? बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा। ठीक, जो बड़ा बड़ा है वह प्लस है, जो छोटा वाला है वह माइनस है। प्रतिरोध, ये प्रतिरोध का सिंबल है, प्रतिरोध का चिन्ह है, ऐसे करके बनता है। ठीक, फिर इसके बाद अमीटर या ए मीटर, चाहे जो कहते हैं इसे ए मीटर का सिंबल इस प्रकार होता है। कुंजी दो प्रकार की होती है, आप लोग देखे होंगे कि एक अगर हमने सब देखे थे वह इन्वर्टर लगा है तो इसे दबा देते हैं, अंदर घुस जाती है। ठीक, तो एक ओ वाली कुंजी जो दबती है, ठीक, ये दबने वाली कुंजी है, उसका प्रतीक है। और नंबर दूसरा टिक टक वाली बटन जवन होते, बटन टिक दबा बल्ब बरी, टिक दबा बल्ब बोती है, ई वाली कुंजी। तो ये ई वाली कुंजी है, टिक टक वाली कुंजी।
और ये अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर वाली कुंजी। ठीक, फिर इसके बाद होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को हम बी लिख के आगे वाला प्लस पीछे वाला माइनस होता है। ठीक, तो हम उम्मीद करते होंगे कि इतना समझ में आया है। अब हम चलते हैं ओम के नियम पर। तो अब हम चलते हैं ओम के नियम की ओर, और यह बेहद ही इंपॉर्टेंट है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और यह हम आशा करते हैं आप लोगों से कि यह आप लोगों के समझ में आएगा। यदि समझ में ना आए तो कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। ठीक, चलते हैं ओम का नियम। सबसे पहले ओम किस देश के थे? तो ओम एक जर्मन वैज्ञानिक थे। अपना नियम कब दिया इन्होंने? 1826 में। किसके किसके विषय में इनका नियम था? तो धारा और विभवांतर के विषय में इनका नियम था। तो यदि हम देखें सन 1826 में जॉर्ज साइमन ओम ने, किसने? इनका पूरा नाम क्या था ओम का? जॉर्ज साइमन ओम। ओम का पूरा नाम क्या था? जॉर्ज साइमन ओम। यही देखिए जॉर्ज साइमन ओम इनका पूरा नाम था ना। सन 1826 में जॉर्ज साइमन ओम ने धारा तथा चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, धारा तथा चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के विषय में एक नियम दिया। ठीक, कोई पूछे ओम ने किसके किसके विषय में नियम दिया? तो धारा तथा चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के विषय में एक नियम दिया। ठीक, क्या था इनका नियम? इनका नियम क्या था? तो इन्होंने कहा कि मान लीजिए ये कोई चालक तार है। देखिए पहले ध्यान से, ये कोई चालक तार है। इन्होंने कहा कि यदि इसकी भौतिक अवस्था हम ना बदलें, अर्थात इसके ताप में कोई परिवर्तन ना करें, लंबाई में कोई परिवर्तन ना करें, क्षेत्र पे कोई परिवर्तन ना करें, या क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना करें, मतलब ना बदली जाए, तो हम इसे जितनी धारा प्रवाहित करेंगे इसके सिरों पर उतना ही विभवांतर उत्पन्न होगा। फिर से इन्होंने क्या कहा अपने स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट तो समझ लेंगे। इन्होंने कहा कि यह कोई चालक तार है, यदि हम इसकी भौतिक अवस्था ना बदले, भौतिक अवस्था मतलब लंबाई से रिलेटिव होगा, ताप से संबंधित होगा, क्षेत्रफल से संबंधित होगा, यदि हम यह सब ना बदलें तो हम जितना इसमें धारा प्रवाहित करेंगे इस चालक के सिरों पर, यह सिरा है इसका, सिरों पर उतना ही विभवांतर उत्पन्न होगा। ठीक, क्या कहा इन्होंने कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ना बदली जाए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ना बदली जाए, भौतिक अवस्था में क्या क्या हो सकता है? लंबाई, ताप, क्षेत्रफल आदि ना बदली जाए, तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, तो चालक के सिरों पर जितना विभवांतर होगा वह उसमें बहने वाली धारा के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होगा। फिर से, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ना बदली जाए तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात V प्रोपोर्शनल I, V प्रोपोर्शनल I। ठीक, इसका मतलब है कि धारा विभवांतर के अनुक्रमानुपाती है। जब हम लोग अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं या समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, एक नियतांक का प्रयोग करते हैं। यदि हम देखें ओम का नियम तो यहाँ पे हटाएंगे, यहाँ पर बराबर आएगा और यहाँ पर कांस्टेंट या नियतांक आई आ गया। तो ओम के नियम का सूत्र क्या हुआ? V बराबर आई आर। सभी लोगों को याद हो जाए, ओम के नियम का सूत्र बताइए, V बराबर आई आर। ओम के नियम का सूत्र बताइए, V बराबर आई आर। ठीक, आर क्या है? तो आर एक नियतांक है। यह कब लगता है? जब यह अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तभी। ठीक, यह हो गया। अब इसका यह नियतांक है, इसका कुछ ना कुछ नाम होगा, तो इसका नाम क्या होता है? प्रतिरोध होता है। ठीक, आर जो नियतांक है इसका क्या नाम है? प्रतिरोध नाम है। फिर से यदि हम देख लें ओम का नियम, सन 1826 में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने धारा तथा विभवांतर के विषय में एक नियम दिया। ठीक, इस नियम के अनुसार इन्होंने क्या बताया
कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ना बदली जाए तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात V प्रोपोर्शनल I। जब हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा देते तो कोई कांस्टेंट आ जाता है R। तो ओम के नियम का सूत्र क्या हो गया? V बराबर I R। ओम के नियम का सूत्र क्या है? V बराबर I R। ठीक, अब R क्या है? तो R एक नियतांक है जिसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध। अब प्रतिरोध की परिभाषा सुन लेते हैं। प्रतिरोध किसे कहते हैं? धारा बह रही है, मान लीजिए हम धारा है, हमें क्यों रोक दे सही से, तो रोकत बजे धीरे धीरे हमें, तो हम कह सकते हैं कि वह जो धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, जो धारा के मार्ग में रुकावट डालता है उसी को ही हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं ना। अगर हमने सब मान ला चला था ही, खूब साइकिल चलावा था, हवा खूब तेज बहात भाई, हमने सब रोकत भाई, तो हवा हमने सबके लिए कह सके थे प्रतिरोध है। उसी जब धारा चलता है तो धारक जे रोकत है वो धारक लिए प्रतिरोध होता है। ठीक, तो रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को ही हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को ही हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। अगर हम धारा ही आवत है, हम एक जनी पीछे इसे रोकत है, रुक जा, तो वो हमारे लिए क्या होंगे? प्रतिरोध होंगे। तो प्रतिरोध किसे कहते हैं? धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को ही हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। यदि हम प्रतिरोध का सूत्र निकालें तो V बराबर I R यहां से है, अगर हम I को इधर कर दें तो V अपान I बराबर R, अर्थात प्रतिरोध का सूत्र हो गया R बराबर V अपान I। यदि हम मात्रक देखें, इसका मात्रक जो हमारा प्रतिरोध है उसका मात्रक क्या होगा? तो वोल्ट बटे एम्पियर चाहे बता दे, या एक शब्द में क्या बता दे? ओम। चाहे वोल्ट बटे एम्पियर या एक शब्द में क्या बता देंगे? ओम। ओम के नियम का सूत्र बताइए, V बराबर I R। ठीक, ओम के नियम का सूत्र बताइए, V बराबर I R। ठीक, समझ में आया? ठीक, प्रतिरोध का मात्रक बताइए, ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम। ठीक, तो हम यह आशा करते होंगे कि यह आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं प्रतिरोधों के संयोजन की ओर। तो अब हम चलते हैं प्रतिरोधों के संयोजन की ओर। कहां? प्रतिरोधों के संयोजन की ओर। प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है? तो ढेर सारे प्रतिरोध, जैसे एक प्रतिरोध यहां पर है, 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 ढेर सारे प्रतिरोधों को आपस में जोड़ने की व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं? प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। फिर से, ढेर सारे प्रतिरोधों को आपस में जोड़ने की व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं? प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। अब ढेर सारे प्रतिरोध को आपस में कितनी तरह से जोड़ा जा सकता है? तो दो तरह से जोड़ा जा सकता है। कौन कौन दो तरह है वो? नंबर एक छेड़ी क्रम, नंबर एक छेड़ी क्रम, और नंबर दूसरा समांतर क्रम। नंबर एक श्रेणी क्रम और नंबर दूसरा समांतर क्रम। ठीक, श्रेणी क्रम में क्या होता है? चाहे जो प्रतिरोध हो उसका दूसरा सिरा उसके आगे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। जैसे हम कहें कि इसका दूसरा सिरा कौन है? ये पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा इसके जो अगला प्रतिरोध है इसके पहले से जुड़ा है, इसका दूसरा इसके अगले से, इसके वाले अगले से जुड़ा है, इसका दूसरा अगले वाले के अगले से जुड़ा है। तो यही प्रक्रिया क्या होती है? चलती रहती है। और इसी प्रकार के संयोजन को हम कौन सा संयोजन कहते हैं? छेड़ी क्रम संयोजन कहते हैं। तो परिभाषा क्या बताएंगे कि इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। ठीक, और पहले का पहला और अंत वाले का दूसरा सिरा एक बैटरी से या एक बाहरी स्रोत से जुड़ा होता है। इस प्रकार के संयोजन को ही हम कौन सा संयोजन कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और इस क्रम में यदि यहां से धारा निकल रही है आई,
तो इसमें भी धारा वही बहेगी, इसमें भी धारा वही बहेगी, इसमें भी धारा वही बहेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है इसके प्रत्येक प्रतिरोध में धारा क्या होती है, समान होती है। ठीक, समझ में आया? तो हमने क्या किया है, मान लिया कि माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 है जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, सीधी रेखा में एक जुड़े हैं, अगर कुछ ना है तो सीधी रेखा में जुड़े हैं। ठीक, सीधी रेखा में जुड़े हैं, जिनका प्रतिरोध R1 R2 R3 है तथा विभवांतर V1 V2 V3 है और प्रवाहित धारा कितनी है, I है। यदि हम आप लोगों से यह कहें कि ये बताइए कि इसमें इसका कुल विभवांतर कितना है, इसका कुल विभवांतर यदि हम आप लोगों से पूछें कि इसका कुल विभवांतर कितना होगा, बैटरी कुल विभवांतर कितना दे रही है, तो जो कुल विभवांतर है V इक्वल टू क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3। ये हम कह सकते हैं कि जो बैटरी है उसका क्या है, कुल विभवांतर है, कुल विभवांतर है। यानी हम कहेंगे इसमें जो विभवांतर है, इसमें जो विभवांतर, इसमें जो विभवांतर, सबको जोड़ लेंगे तो बैटरी का टोटल विभवांतर पता हो जाएगा। ठीक, हमने क्या मान लिया, समीकरण 1। अगर कुल विभवांतर कहेंगे तो V1 प्लस V2 प्लस V3 ना, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, समीकरण 1 मान लिया। यदि हम कहें पहले प्रतिरोध में विभवांतर कितना है, पहले प्रतिरोध का विभवांतर, पहले प्रतिरोध का विभवांतर, रोध का विभवांतर कितना है, तो हम नियम लगा दे रहे हैं विभवांतर। अगर हम कहें पहले प्रतिरोध विभवांतर, तो विभवांतर V बराबर, समझिए यहीं पे लिख दे रहे हैं, हम जानते हैं कि ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, IR होता है। अगर हम कहें ये कि पहले प्रतिरोध का विभवांतर, तो पहले प्रतिरोध विभवांतर कितना है, V1 बराबर कितना हो जाएगा, I, धारा कितनी बार है ये, I, और पहले प्रतिरोध में देख रहे हैं तो यहां पर क्या लिख लेंगे, R1। ठीक, पहले प्रतिरोध विभवांतर हो गया। अगर इसी प्रकार हम देखें दूसरे प्रतिरोध का विभवांतर कितना है, दूसरे प्रतिरोध का विभवांतर, अगर दूसरे प्रतिरोध विभवांतर देखते हैं तब कितना है, दूसरे प्रतिरोध का विभवांतर है, तो पहले प्रतिरोध विभवांतर हो गया। अगर हम दूसरे प्रतिरोध का विभवांतर देखते हैं, ठीक, इसको समीकरण नंबर 2 मान ले रहे हैं, तो दूसरे प्रतिरोध विभवांतर तो क्या हो जाएगा, V2 बराबर I, R कितना है, R2, समीकरण नंबर 3। यदि तीसरे प्रतिरोध का विभवांतर देखें, तीसरे प्रतिरोध का विभवांतर कितना होगा, विभवांतर यदि हम देखें तीसरे प्रतिरोध विभवांतर कितना है, तो कहेंगे V3 बराबर I, धारा तो समान बार रही है लेकिन प्रतिरोध कितना है उसमें, R3, समीकरण नंबर 4। ठीक, समीकरण 2, 3, 4 से V1 V2 V3 का मान समीकरण 1 में रखने पर ये लिख दे रहे हैं, समीकरण किससे किससे, A2, 3 तथा 4 से V1, V2 तथा V3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर समीकरण 1 में हम सबका मान रखेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा V इक्वल टू, V1 का मान क्या है, IR1, V2 का मान क्या है, IR2, प्लस V3 का मान क्या है, IR3। अगर हम I यहीं से कॉमन ले लें और V का मान रख दें, V बराबर क्या होता है, IR, जानते हैं हम लोग ये भी, V बराबर IR, यदि I कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, I कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये I से I का हो गया उलट गया, तो कितना निकला फार्मूला, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। बहुत इंपॉर्टेंट है यह,
श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध के संयोजन का सूत्र है वह कितना है, R = R1 + R2 + R3। अगर ऐसे और हो तो और हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन का सूत्र। R = R1 + R2 + R3। श्रेणी क्रम में किसका मान समान होता है, तो धारा का मान समान होता है। किसका मान अलग अलग होता है, विभवांतर का मान अलग अलग होता है, ठीक। अब हम चलते हैं समांतर क्रम संयोजन में। समांतर क्रम संयोजन की यदि हम परिभाषा देखें, समांतर क्रम संयोजन की यदि परिभाषा देखें तो क्या होती है समांतर क्रम संयोजन की परिभाषा, कि इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा, इसका पहला सिरा, इसका पहला सिरा, इसका पहला सिरा एक जगह जाकर मिलते हैं, यहां पर ए पर आकर मिल रहे हैं। चाहे देख लीजिए, सभी का पहला सिरा कहां मिल रहे हैं, ए पर, तथा दूसरा सिरा किसी अन्य बिंदु पर जाकर मिलते हैं, किसी अन्य बिंदु, जैसे यहां पर क्या हो गया, बी पर जाकर मिल रहे हैं, अन्य बिंदु क्या है, बी, इस पे जाकर मिल रहे हैं, ठीक। हमने क्या किया, इसमें जो बैटरी लगाई वह धारा क्या दी, आई, लेकिन इसमें 3 घर होने के कारण धारा अलग अलग हो गई। पहले प्रतिरोध में I1, दूसरे में I2, तीसरे में I3, मतलब धारा का मान क्या हो गया, अलग अलग। लेकिन विभवांतर सबके लिए क्या है, तो सबके लिए विभवांतर V ही है, विभवांतर चेंज नहीं हुआ। इसके लिए विभवांतर V है, इसके लिए विभवांतर V है, और इसके लिए भी विभवांतर V ही है, ठीक। विभवांतर में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक। यदि हम कहें कि इसमें धारा का मान अलग अलग हुआ है, यदि हम कहें टोटल धारा, कुल धारा क्या होगी, कुल धारा क्या होगी, यदि हम कहें कुल धारा, तो कुल धारा क्या होगी, कुल धारा, जैसे यहां पर कुल विभवांतर था, ठीक, कुल विभवांतर था, यह हमारा क्या था, कुल विभवांतर। कुल विभवांतर यदि हमने देखा यहां पर विभवांतर, तो कुल विभवांतर कैसे हमने निकाला था, V विभवांतर दी थी बैटरी, तो V1 + V2 + V3 कर दिया था हमने। वही सिमिलरली उसी प्रकार यहां पर धारा कितनी है, I1 + I2 + I3, तो हम कहेंगे कुल धारा क्या होगी, I = क्या होगा, I1 + I2 + I3, 3 2 है ना, समीकरण नंबर क्या कर रहे हैं, 1 मान ले रहे हैं इसको, ठीक। यदि हम देखें इसी प्रकार कि पहले प्रतिरोध में धारा कितनी बार आई है, इसमें धारा कितनी बार आई है, तो पहले प्रतिरोध में बहने वाली धारा, पहले प्रतिरोध में बहने वाली धारा, प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, हम I1 का मान निकालेंगे, I2 का मान निकालेंगे, इस I3 का मान इसमें रख देंगे, जैसे हमने यहाँ पर V1, V2, V3 का मान निकाला उसमें रख दिया। यदि हम कहें इसे धारा का मान बताइए, तो आप कहेंगे क्या आ जाएगा, धारा V/R बराबर क्या आ जाएगा, I। तो हम ये भी लिख सकते हैं I बराबर V/R। अगर हम कहें कि ये क्या होता है सूत्र, तो I बराबर क्या होता है, V/R। यदि हम पहले प्रतिरोध में देख रहे हैं तो धारा कितनी बार है, I1। I1 बराबर कितना हो जाएगा, V/R होता है, विभवांतर समान है, तो इसमें हो जाएगा V/ प्रतिरोध कितना है, तो प्रतिरोध है R1। समीकरण नंबर क्या किया हमने, 2 मान लिया। अगर इसी प्रकार हम देखें दूसरे प्रतिरोध में धारा, दूसरे प्रतिरोध में धारा, या प्रवाहित धारा, दूसरे प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, यह कितनी है धारा, तो आप कहेंगे कि I2 धारा बार है दूसरे वाले प्रतिरोध में, ऊपर विभव तो समान है या विभवांतर समान है V, और प्रतिरोध क्या है, R2। समीकरण नंबर क्या हो गया, 3। तीसरे प्रतिरोध में बहने वाली धारा, तीसरे प्रतिरोध में बहने वाली धारा में प्रवाहित धारा, तीसरे प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित होगी, प्रवाहित धारा, तो I3 बराबर, विभवांतर समान है तो V/R3, समीकरण नंबर 4, ठीक। समीकरण 1 जैसे हमने वहां पर लिखा था, समीकरण 2 3 4 से I1 I2 I3 का मान समीकरण 1 में रखने पर ये लिख दे रहे हैं, समीकरण 1, 2 तथा 2, 3 तथा
4 से I1, I2 तथा I3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए, रखने पर हमने क्या किया, I1, I2, I3 का मान जो है समीकरण 1 में रख दिया। तो क्या हो जाएगा, I बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे V/R1 प्लस I2 कितना, I2 है, I2 अपन मान कितना है, V/R2 प्लस I3 यहां पर रखेंगे, I3 कितना है, V/R3, V का मान I का मान कितना है, V/R, यहां पर लिख दे रहे हैं V/R, हम यहीं से V कॉमन ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इससे ये कैंसिल हो गया, तो जो हमारा सूत्र बना हुआ क्या बना, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक, और ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा फार्मूला। किस क्रम में, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जो सूत्र होता है वह क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक, कुछ बेसिक बातें बता दे रहे, ध्यान सुनिए। श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है, विभवांतर क्रम समांतर क्रम में विभव का मान समान होता है। ठीक, और श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग अलग होता है, इसीलिए हम कुल विभवांतर निकालते हैं तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 करते हैं, और V1 का मान निकाल लेते हैं, V2 का मान निकाल लेते हैं, V3 का ओम के नियम से। इसके बाद उसी में सबको ले जाकर रख देते हैं, इसके बाद सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाता है। ठीक, समांतर क्रम में क्या होता है, धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध में अलग अलग होता है, लेकिन जो विभव होता है प्रत्येक प्रतिरोध के लिए वह क्या होता है, समान होता है। तो इसमें धारा अलग अलग है, इसलिए हम कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 करते हैं, और इसके बाद हमने धारा अलग अलग ओम के नियम से ही धारा अलग अलग निकालते हैं और सबका मान ले जाकर यहीं पर रख देते हैं, हमारा जो आ जाता है यही फार्मूला बन जाता है। ठीक, तो ये हो गया हमारे प्रतिरोधों के संयोजन की प्रक्रिया। तो अब हम चलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध की ओर। कहां, विशिष्ट प्रतिरोध की ओर। जो विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला होता है वो क्या होता है, R बराबर, R प्रतिरोध है, रो L अपान A। ठीक, इसमें जो रो है, यही रो, इसी को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, और यह फार्मूला सवाल लगाने में काम आएगा। ठीक, क्या होता है, R इक्वल टू रो L अपान A, एक किसका सूत्र है, विशिष्ट प्रतिरोध का। यदि हम विशिष्ट प्रतिरोध का मान निकालें इसमें से तो क्या आएगा, रो इक्वल टू RA अपान L इक्वल टू रो। अगर रो के टर्म में देखें तो यही होगा। यदि हम इसका मात्रक देख लें, मात्रक क्या होगा, यदि इसका मात्रक देखें तो इसका मात्रक क्या होगा, तो R मींस प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, और यहां पर हो जाएगा क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर बटे मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, मीटर, यानी क्या मात्रक हो गया, ओम मीटर। ठीक, सिर्फ हमें इसका क्या जानना है, फार्मूला ही जानना है। ठीक, तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो सूत्र होता है क्या होता है, R इक्वल टू रो L अपान A होता है। ठीक, यदि हम चले प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है, यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रतिरोध का मान बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो पहली बात आती है लंबाई। यदि हम तार को जितना लंबा लेंगे उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, यदि हम तार को जितना छोटा लेंगे उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। तो हम एक बात यहां से कह सकते हैं कि जो प्रतिरोध होता है वह किस पर निर्भर करता है, तो जो प्रतिरोध होता है वह लंबाई पर निर्भर करता है। यानी हम कह सकते हैं कि लंबाई जो है यह प्रतिरोध को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो पहली बात कौन आ गई, लंबाई।
दूसरी बात, क्षेत्रफल, यदि तार का क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा यानी जितना ज्यादा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि मोटे तार का, जो तार मोटे होते हैं उनका प्रतिरोध कम होता है। ठीक, तो हम यहां से कह सकते हैं कि क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध कम हो जाता है, या क्षेत्रफल घटाने पर प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। तो प्रतिरोध और किस पर निर्भर करता है, तो प्रतिरोध और किस पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर। ठीक, चाहे निर्भर करता है या इसको प्रभावित करने वाले कारक हम कह सकते हैं। अगली बात, प्रतिरोध और किस पर निर्भर करता है, ताप पर। किसी चीज का ताप जितना बढ़ेगा उसका प्रतिरोध भी उतना ही ज्यादा होगा। यदि तार जितना कम मतलब जितना उसका ताप जितना कम होगा यदि तार का, तो प्रतिरोध का मान भी कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं प्रतिरोध जो होता है ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम कह सकते हैं प्रतिरोध को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, तो नंबर 1 लंबाई, इसके बाद क्या आया, ताप, इसके बाद क्या आया, क्षेत्रफल, ETC। फिर हमसे पूछा है कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले फैक्टर बताइए। तो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, लंबाई, और इसके बाद क्षेत्रफल, और कौन है, ताप है। ठीक, तो हम यह आशा करते होंगे कि हमने विद्युत धारा चैप्टर पढ़ा, यह आप लोगों को समझ में आया है। यदि समझ में ना आया हो तो कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद जितना आंकिक प्रश्न है हम लोग एक एक करके सभी को सॉल्व करेंगे। ठीक, धन्यवाद।